हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी। दैट मीन्स वी विल डील विथ कास्ट टोपोग्राफी जो लाइमस्टोन रीजन में डेवलप होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड ग्राउंड वाटर क्या होता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक सबटेरेनियन प्रोसेस है कास्ट टोपोग्राफी डेवलप होना। सबटेरेनियन मतलब कि ट्रेन के अंदर जो हमारा रियल ग्राउंड जो दिखाई देता है, उसके नीचे का जो अंडरग्राउंड होता है उसमें जो लैंडफॉर्म बनते हैं दे आर कास्ट लैंडफॉर्म। बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइमस्टोन टोपोग्राफी होती है या लाइम स्टोन का जो फॉर्मेशन होता है, इट इज़ वेरी ससेप्टेबल टू वाटर। जैसे ये वाटर आता है वो उसमें सोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे सबटेरेनियन या विद इन द टेरेन या अंडर द ग्राउंड लैंडफॉर्म फॉर्मेशंस होते हैं। इसे हम कास्ट टोपोग्राफी या कास्ट लैंडफॉर्म बोलते हैं। लेट्स सी कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है, एक्विफर्स क्या होते हैं, और कौन कौन से जोन होते हैं एक्विफर में, उसको देखेंगे। एक्यूलेट और परसेप्ट वाटर टेबल। तो अगर हमको डिफाइन करना हो तो ग्राउंड वाटर क्या है, तो वाटर प्रेजेंट इन द पोर स्पेसेस ऑफ रिगोलिथ एंड बेडरॉक बिलो द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो जो रिगोलिथ मीन्स जो सॉयल होती है या फिर रॉक के रिगोलिथ्स होते हैं, उनके पोर स्पेसेस में जो कुछ वाटर अवेलेबल होता है या प्रेजेंट होता है, और या फिर बेडरॉक्स जो हमारे ग्राउंड सरफेस के बिलो होती हैं, उनमें जो वाटर होता है उन्हें ग्राउंड वाटर कहा जाता है। ग्राउंड वाटर का प्राइमरी सोर्स रैन वाटर है, और या फिर मेल्टेड वाटर जो इन्फिल्ट्रेट करके विरीन रॉक स्ट्रक्चर चले जाते हैं और उनके पोर्स में रिटेन होते हैं। ये दो मेजर सोर्सेस हैं। एक्विफर्स क्या होते हैं? एक्विफर्स एक पूल स्टोरेज होते हैं, एक स्टोरेज पूल होते हैं ग्राउंड वाटर के। सैंडी रॉक एक आइडियल स्पेस है या प्लेस है जहाँ पर वाटर एक्विफर अच्छा डेवलप हो पाता है। जो सैंडस्टोन के रॉक्स परमिएबल होती हैं, उन जगहों पर एक्सटेंसिव एक्विफर्स बनता है। तो स्पेशली ये देखा जाता है जो सैंडी रॉक स्ट्रक्चर या सैंडस्टोन के जो रॉक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें अच्छे एक्सटेंसिव एक्विफर्स पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ग्राउंड, जो एक्विफर्स होते हैं वो 3 जोन में डिवाइडेड होते हैं। एक सैचुरेटेड जोन, दूसरा वाटर टेबल या जिसे ग्राउंड वाटर टेबल बोलते हैं, और एक अनसैचुरेटेड जोन, वैडोज जोन या एरिएशन जोन होते हैं। सैचुरेटेड जोन ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पर जो पोर स्पेसेस होते हैं वो फुल्ली फिल्ड होते हैं वाटर से। वाटर टेबल या ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है, ये सैचुरेटेड जोन का अपर पोर्शन होता है। जो सैचुरेटेड जोन होता है, सैचुरेटेड जोन ऐसा होता है जिसमें जिनके जो पोर्स होते हैं, ये पोर्स फुल्ली वाटर फिल्ड होते हैं, और उनका जो अपर लेवल होता है, जो अपर लेवल होता है, इस अपर लेवल को वाटर टेबल कहते हैं। इस अपर लेवल को वाटर टेबल कहा जाता है। एक अनसैचुरेटेड जोन या वैडोज जोन, ये वाटर टेबल के ऊपर का जो जोन होता है, इसे वैडोज जोन कहा जाता है, जहाँ पोर्स पार्सली फिल्ड होते हैं। पोर्स बहुत फुल्ली फिल्ड नहीं होते हैं, यहाँ के पोर्स जो होते हैं वो पार्सली फिल्ड होते हैं। वाटर टेबल सीजनली फ्लक्चुएट करता है, किसी सीजन में नीचे आ सकता है या किसी सीजन में ऊपर जा सकता है। जो एवरेज वाटर, वो जोन जहाँ पर एवरेज सैचुरेटेड जोन एग्जिस्ट करता है, उसे वाटर टेबल कहा जाता है। एक टर्म होता है एक्विक्लूड। ये इम्परमिएबल बेड जो दो एक्विफर को सेपरेट करता है, उन्हें एक्विक्लूड बोलते हैं। मान लीजिए कि 2 एक्विफर्स हैं, ये पूरा एक्विफर कहा जाएगा। एक एक्विफर ये है, इसके नीचे कोई ऐसा हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक हो जो वाटर पोरेबल ना हो, जिसमें वाटर का फिल्ट्रेशन ना हो पाए, वाटर की पेरेबिलिटी ना हो, और उसके नीचे कोई एक ऐसा रॉक स्ट्रेटा हो जो एक्विफर हो। तो एक्विफर ए, एक्विफर 2 के बीच में जो अगर कोई इम्परमिएबल बेड सेपरेट करने वाला आ जाए, तो ऐसे इस चीज़ को कहा जाता है एक्विक्लूड। पास्ट वाटर टेबल क्या होता है? एक टर्म होता है पास्ट वाटर टेबल। तो वाटर टेबल ऑफ अपर एक्विफर when an aquilid lies between 2
तो इन्हें पास्ट वाटर टेबल होते हैं। तो ये पास्ट जो ऊपर वाला जो एक्विफर होगा, इसी पास्ट यहाँ का जो वाटर टेबल हो जाएगा होगा उसे पास्ट वाटर टेबल कहा जाता है, पास्ट वाटर टेबल। तो ये हो गया ग्राउंड वाटर। लेट्स अंडरस्टैंड कि जो ग्राउंड वाटर वो वर्क कैसे करता है। ग्राउंड वाटर एज ए ज्योमॉर्फिक एजेंट, एक ज्योमॉर्फिक एजेंट के फॉर्म में कैसे वर्क करता है। तो ज्योमॉर्फिक वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर, तो जो ज्योमॉर्फिक वर्क होता है ग्राउंड वाटर का वो इंक्लूड करता है केमिकल इरोजन ऑफ सलूबल रॉक्स। जो कि लाइमस्टोन की रॉक्स होती हैं तो ये वाटर सलूबल होती हैं, तो केमिकल इरोजन होता है उनका सरफेस के ऊपर भी और विद इन द सरफेस, सब सरफेस में भी। कुछ लिमिटेड ट्रांसपोर्ट होता है स्पेशली इरोडेड मटेरियल का। इसके अलावा जो सलूट होते हैं, मीन्स जो सोल्यूशन में सलूट्स होते हैं, उनका डिपोजिशन भी होता है। इस प्रकार से केमिकल इरोजन, लिमिटेड ट्रांसपोर्ट होता है और डिपोजिशन होता है। इस 3 प्रकार का ज्योमॉर्फिक वर्क किसी अंडरग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर के जरिए होता है। इरोजनल वर्क्स देखते हैं, क्या क्या इरोजनल वर्क्स होता है, क्या क्या डिपोजिशनल वर्क होता है। इरोजनल वर्क्स जो हैं, ये डोमिनेंट इरोजनल वर्क होता है, ये डोमिनेंट इरोजनल एक्टिविटी होती है, वो कोरोजन होती है या सॉल्यूशन होती है, इसे केमिकल इरोजन बोल सकते हैं हम। स्पेशली चूँकि ये कार्बोनेट रॉक होती है, लाइमस्टोन या डोलोमाइट या चाक हो सकता है, उसमें सबसे डोमिनेंट अगर कोई इरोजनल वर्क है या डोमिनेंट मैकेनिज्म है तो वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में होता क्या है, जो रेन वाटर होता है वो एटमॉस्फेरिक या ऑर्गेनिक कार्बन से मिक्स होता है और एक एक्टिव सॉल्वेंट क्रिएट करता है। जैसे देख सकते हैं कि CO2 जब H2O से मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, और इस प्रकार से जब लाइमस्टोन का जो रॉक स्ट्रक्चर है वो कार्बोनिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट सलूबल बनाता है। तो ये इस प्रकार से उसका डिग्रेडेशन या उसका कोरोजन या उसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लाइमस्टोन सॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, हमको ये देखना है कौन कौन से कंट्रोलिंग फैक्टर हैं कि लाइमस्टोन टोपोग्राफी में जो सॉल्यूशन का प्रोसेस है उसको डिटरमाइन करने के। पहले टेम्परेचर है, टेम्परेचर की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे देखा जाता है कि सॉल्यूशन जो सॉल्युबल एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगती हैं। फिर उस वाटर में कितना CO2 कंटेंट है, द मोर द CO2 कंटेंट मोर द सॉल्युबल कार्बोनिक एसिड, जो कार्बोनिक एसिड होगा उतना ज़्यादा डेवलप होगा और लाइमस्टोन टोपोग्राफी को उतना सॉल्युबल बनाएगा वो। इसके अलावा पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है, पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होता है उतना ही कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि सॉल्यूशन की एक्टिविटी बढ़ रही है। pH हो गया, रॉक के जॉइंट, जितने जॉइंटेड स्ट्रक्चर होंगे या स्ट्रेटा होंगे उन्हें जॉइंट के अलॉन्ग सॉल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो रॉक जॉइंट ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा सॉल्यूशन और ज़्यादा टाइप के लैंडफॉर्म टोपोग्राफी डेवलप होती हैं। फिर ग्राउंड वाटर का फ्लो रेट कितना है और कितना लंबे समय तक वाटर वहाँ पर है, कॉन्टैक्ट टाइम वाटर का कितना है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ माइनर इरोजनल मैकेनिज्म होते हैं जो कम इफेक्टिव होते हैं। मेन इफेक्टिव यही है कि सॉल्यूशन या कोरोजन है। इसके अलावा कुछ माइनर भी होते हैं जैसे एब्रेशन हो गया, ट्रीशन हो गया, हाइड्रोलिक एक्शन हो गया, हम लोग ये सब देख चुके हैं। एब्रेशन मतलब होता है क्या कि वाटर जो है वो रॉक पर जब मूव करता है तो उसकी वाटर की इरोजिव कैपेसिटी जो होती है, केमिकल नहीं मैकेनिकल इरोजिव कैपेसिटी जो होती है उससे वो इरोड करती है, एब्रेशन हो गया। एट्रिशन वाटर का अंदर जो सेडिमेंट हैं, पार्टिकल्स हैं, वो आपस में जब एक दूसरे से वियर एंड टियर होते हैं, एट्रिशन हो गया। हाइड्रोलिक एक्शन जब वाटर किसी फोर्स से इम्पैक्ट डालता है तो उसे बोला जाता है हाइड्रोलिक एक्शन। तो ग्राउंड वाटर कैन आल्सो एक्ट एज लुब्रिकेंट फैसिलिटेटिंग स्लम्पिंग एंड लैंडस्लाइड ऑन स्टीप स्लोप। तो ये ग्राउंड वाटर लुब्रिकेंट भी होता है कहीं कहीं पर, जहाँ पर क्या होता है कि स्लम्पिंग और लैंडस्लाइड क्रिएट करता है। डिपोजिशनल वर्क्स क्या होता है, डिपोजिशनल वर्क जो होता है वो तब होता है जब ग्राउंड वाटर ओवर सैचुरेट हो जाता है जो डिजॉल्व सेडिमेंट के साथ, जो ग्राउंड वाटर ओवर सैचुरेट हो जाता है डिजॉल्व सेडिमेंट के साथ। मेन कॉजेज़ क्या होते हैं कि जब किसी वाटर के जो वाटर फ्लो हो रहा है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वो डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर वाटर जो है इवोपरेट हो जाए तो उससे क्या होता है सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, उससे लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं। इसके अलावा अगर वाटर की सल्यूबल कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाए, मीन्स उसमें जो चीज़ें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए और पार्शियल प्रेशर में परिवर्तन आ जाए, pH वैल्यू में परिवर्तन आ जाए, तो ऐसा हो सकता है वाटर की कैपेसिटी टू सल्यूट, मीन्स जो रॉक हैं उनमें उनको डिजॉल्व करने की कैपेसिटी जब कम हो जाए तो डिपोजिशन होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है।
डिपोजिशन का वर्क स्पेशली टेक प्लेस करता है केव्स में, जो फ्लोर्स और सीलिंग्स में, या रॉक जॉइंट में। दो जगहों, दो टाइप के होते हैं। एक तो रॉक जॉइंट के जरिए ढेर सारे, हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं, या केव वाले एरिया में लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होता है, अगर हम डिपोजिशन वर्क की बात करते हैं तो। अब देखते हैं कि लाइमस्टोन की टोपोग्राफी कौन कौन सी हैं, या फिर कास्ट की टोपोग्राफी कौन सी है। तो अगर हमको डिफाइन करना हो कास्ट टोपोग्राफी को, तो जो ऐसे करेक्टरिस्टिक लैंडफॉर्म जो प्रोड्यूस होते हैं केमिकल इरोजन ऑफ कैर्बोनेट रॉक से, प्राइमरली लाइमस्टोन या डोलोमाइट, उन्हें कास्ट टोपोग्राफी कहता है। ये इनके एजेंट कौन होते हैं? सरफेस या सब सरफेस वाटर होते हैं। ये मेन सोर्स या मेन जोग्राफिक एजेंट होते हैं जो कास्ट टोपोग्राफी क्रिएट करते हैं। कास्ट, ये जो नाम पड़ा हुआ है, ये यूगोस्लाविया में कास्ट रीजन है, उसके बेसिस पे नाम पड़ा हुआ है। यूगोस्लाविया वही जो एनडीआरटी के आसपास में है। कास्ट के मेजर रीजन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कास्ट टोपोग्राफीज पाई जाती हैं। जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है कास्ट एरियाज़ का, वो कास्ट रीजन यूगोस्लाविया में, या कॉकेकस सदर्न फ्रांस में, स्पेनिश एंडुलूसिया हो गया, नदर्न पोर्टोरिको, वेस्टर्न क्यूबा, जमाइका, यूएसए के ढेर सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर कास्ट टोपोग्राफीज या कास्ट टाइप के लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। कुछ माइनर एरियाज, कार्ल्सबैड हो गया यूएस में, पीक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड का हो गया, चाक एरिया है फ्रांस का, जूरा माउंटेन एंड पार्ट्स ऑफ एल्पस एंड एपेनिनीज, तो ये सब हैं। इंडिया में भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जहाँ पर कास्ट एरियाज पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालय वाले रीजन में जम्मू कश्मीर हो गया। इसके अलावा राबर्स के हो गया, उसमें हिमालय वाले रीजन में देखा जा सकता है, जम्मू कश्मीर पाया जाता है। सहस्रधारा हो गया, राबर्स केव हो गया, टुपकेश्वर नियर देहरादून हो गया। पंचमढ़ी में पाया जाता है एमपी में। बस्तर जो एमपी और छत्तीसगढ़ में है, वहाँ एक कुटुमसर केव है, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का कास्ट एरिया ही है। इसके अलावा विशाखापट्टनम का कोस्ट हो गया, बोरा केव जहाँ पर है, बेलम केव हो गया, रोहतास का प्लेटू जहाँ जो बिहार में है, उसमें गुप्तेश्वर केव है। इन सब ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर कास्ट एरिया पाया जाता है। अब ये देखते हैं कि जो कास्ट डेवलपमेंट होता है उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि एक मैसिव थिक बेडेड हार्ड टिनेसियस वेल सीमेंटेड वेल जॉइंटेड लाइमस्टोन फॉर्मेशन होना चाहिए। तो एक ऐसा लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होना चाहिए जो थिकली बेडेड हो, हार्ड हो, टिनेसियस हो, वेल सीमेंटेड हो और जॉइंट स्ट्रक्चर्स हो। लाइमस्टोन जो है वो नॉन पोरस होनी चाहिए, मीन्स जो नॉन पोरस होना चाहिए। हम जैसा कि जानते हैं कि जो परमिएबिलिटी होती है वो कंट्रोल होती है जॉइंट से, न कि रॉक मास से। जितने जॉइंट होंगे उतना ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी, जितने कम जॉइंट्स किसी रॉक स्ट्रेटा में होंगे उतना कम परमिएबिलिटी होती है। तो नॉन पोरस होना चाहिए लेकिन जॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। लाइमस्टोन की पोजीशन जो लाइमस्टोन की पोजीशन होना चाहिए वो ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर होना चाहिए। वो ग्राउंड वाटर के टेबल के ऊपर होना चाहिए, तभी लैंडफॉर्म बनेगा। ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे होगा तो ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं कि वो डिज़ोल्व हो जाएगा और अच्छी टोपोग्राफीज नहीं बनेंगी। इसके अलावा क्या है, वाइड स्प्रेड वर्टिकल एंड एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइमस्टोन होना चाहिए। कार्बोनेट रॉक्स क्लोज टू ग्राउंड सरफेस फॉर easy water infiltration. Limestone should also be highly folded, faulted and fractured होने चाहिए and sufficient rainfall होना चाहिए ताकि डिसोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो these are some free conditions या essential condition जहाँ पर कास्ट का डेवलपमेंट होता है, कास्ट रीजन का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म है कास्ट रीजन में। पहला जो होता है उसका नाम है लैपीज। पहला जो लैंडफॉर्म है उसका नाम है लैपीज। सी लैपीज क्या है, तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल कोई एक सीधा एक रॉक स्ट्रेटा है, ये कोई रॉक स्ट्रेटा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जॉइंट्स होते हैं, जैसा कि हम बताए कि स्ट्रक्चर कंडीशन है कि जॉइंट होना चाहिए, जॉइंटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जितने ज़्यादा जॉइंट्स होंगे तो इन्हीं जॉइंट के सहारे क्या होता है कि डिसोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ग्रेजुअली क्या होता है कि ये देखने को मिलता है कि जॉइंट्स के अलांग ग्रेजुअली ये देखने को मिलता है कि इन जॉइंट्स के अलांग, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये देखने को मिलता है कि इन जॉइंट्स के अलांग गैप डेवलप होने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये जो गैप का ये जो एरिया होता है इन्हें कहा जाता है क्लिफ। कहीं कहीं पे ये क्लिफ इस प्रकार हो सकते हैं, ये जॉइंट्स हो गए तो इन्हें कहा जाता है
पिनैकल्स, क्लिफ या पिनैकल्स हो सकते हैं। ये हो गया क्लिफ या पिनैकल्स, और यहीं पर डेवलप होता है लैपीज। तो लैपीज क्या होते हैं, जहाँ पर क्लिफ और पिनैकल्स जो होते हैं वो रीज और ऐसे टोपोग्राफी में पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है लैपीज। ये हाईली कोरोगेटेड, ये देखिए हाईली कोरोगेटेड रफ लाइमस्टोन सरफेस, जहाँ पर लो रिजेस पाए जाएं, इसलिए इसे लो रिज कहा जाएगा, लो रिजेस पाए जाएं, और पिनैकल्स पाए जाएं, ये हो गए पिनैकल्स। नैरो क्रेफ्ट पाए जाएं, ऐसे ये जब थोड़ा सा चौड़ा होता है तो इस नैरो क्रेफ्ट हो गया, और इन्हीं में सोल्यूशन होल डेवलप होने लगते हैं, यहीं से सोल्यूशन होल डेवलप होने लगते हैं। तो इन्हें लैपीज कहा जाता है। इन्हें डिफरेंट नेम से कहा जाता है, जैसे इन्हें क्लिंटियराइक भी कहा जाता है नदर इंग्लैंड में, केरेन कहा जाता है जर्मनी में, बोगाज कहा जाता है यूगोस्लाविया में। ये कैसे बनते हैं? दे आर फाउंड बाई लाइम स्टोन कोरोजन अलॉन्ग द जॉइंट एंड एक्सपोज सर्फेसेस, जहाँ पर भी जॉइंट है या एक्सपोज सर्फेस है उसी के अलॉन्ग ये डेवलप होना चालू हो जाता है। टेरा रोसा क्या होता है? लैपीज से डेवलप होता है। तो टेरा रोसा ये रिड्स रेजिडुअल सॉइल जो डिसइंटीग्रेट होके डिज़ोल्व होके अर्थ के जो आसपास के सराउंडिंग सरफेस पे रह जाता है, उसे टेरा रोसा कहा जाता है। तो लैपीज होगा ये। नेक्स्ट जो लैंडफॉर्म है सोल्यूशन होल या एसोसिएटेड फीचर, सोल्यूशन होल और उसके एसोसिएटेड फीचर। पहला जो लैंडफॉर्म आता है उसका नाम है सिंक होल। क्या है? सिंक होल। सिंक होल जैसे कोई है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये डिजॉल्व होके यहाँ पर होल डेवलप हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर ये स्टेटा है, ये स्टेटा हो गया, ठीक है, ये स्टेटा हो गया, इस प्रकार से ये होल डेवलप हो जाता है, तो इन्हें सिंक होल कहते हैं। तो ये स्मॉल सोल्यूशन होल्स होते हैं, दे आर स्मॉल सोल्यूशन होल्स, यूजुअली फनल शेप्ड के होते हैं या सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। इनकी डेप्थ जो होती है ये बहुत डीप नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ये रॉक स्ट्रक्चर है, तो ये जो होल डेवलप हो जाते हैं इन्हें कहा जाता है सिंक होल। सिंक होल ये लगभग 3 से 10 मीटर गहरे हो सकते हैं, और यही सिंक होल जब और चौड़े हो जाते हैं और गहरे हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, तो उन्हें सैलो होल्स कहा जाता है। इनलार्ज सिंक होल्स, यहाँ पर सरफेस वाटर, अब जैसे वाटर है, सरफेस वाटर है, यहाँ से आया, अभी तो सिंक होल में वाटर, सरफेस वाटर यहाँ रहता है, यहाँ से डिसअपियर हो जाता है, सबटेरेनियन जो फ्लो डेवलप हो जाता है, तो उन्हें सैलो होल्स कहा जाता है। सिंक होल में सबटेरेनियन फ्लो नहीं डेवलप होता है, जबकि सैलो होल्स में सबटेरेनियन फ्लो डेवलप हो जाता है। अगला टोपोग्राफी है डोलाइन। डोलाइन जिसे डोनिलाज साइबेरिया में कहा जाता है। ये लार्ज डिप्रेशन होते हैं, लगभग 1000 मीटर की डायमीटर के, और इनकी जो गहराई होती है कुछ मीटर से लेकर 300 मीटर डेप्थ तक देखा गया है। जब सिंक होल कई आपस में मिलकर एक बड़ा फॉर्म ले लेते हैं, दे आर कॉल्ड डोलाइन, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये डोलाइन, दिस इज द डोलाइन, देखो ये डोलाइन का रीजन है। जब सिंक होल जो होते हैं वो और एक्सपैंडेड हो जाते हैं, उन्हें डोलाइन कहा जाता है, उन्हें डोलाइन कहा जाता है। अगला है कोलैप्सिंग। अगला जो लैंडफॉर्म आता है उसे कहा जाता है कोलैप्सिंग। ये जिन जगहों पर सोल्यूशन होल या सिंक डेवलप होते हैं या सैलो होल बनते हैं, जब आसपास की सराउंडिंग जो है सरफेस एरिया अंडरलाइंग कैविटी के अब कोलैप्स कर जाती है, कोलैप्स से फॉर्म होती है, तो उन्हें कोलैप्सिंग बोलते हैं। एक होता है सोल्यूशन पैन, ये डोलाइन के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये डोलाइन से सैलोअर होते हैं, डोलाइन थोड़े से गहरे होते हैं, जबकि सोल्यूशन पैन जो होते हैं दे आर सैलोअर देन डोलाइंस। फिर कास्ट लेक होती हैं। डोलाइंस जब क्ले प्लग्ड फ्लोर, जो डोलाइन का क्ले प्लग्ड फ्लोर है, वाटर से भर जाता है, तो जो लेक बनती है उसे कास्ट लेक बोलते हैं। फिर एक कॉकपिट बहुत बनता है। कॉकपिट क्या होता है? ये रॉक्स वॉल्ड स्टीप डिप्रेशन ऑफन कोलैप्स फीचर। जब कोई ऐसा टोपोग्राफी है, जैसे मीन्स रॉक स्ट्रेटा है, जब स्टॉप स्ट्रेटा में ऐसे स्टीप वॉल डिप्रेशन डेवलप हो जाते हैं, तो इन स्टीप वॉल डिप्रेशन को कॉकपिट कहा जाता है। इन स्टीप वॉल डिप्रेशन कॉकपिट्स कहा जाता है। कॉकपिट। अगला है कास्ट विंडो। कास्ट विंडो तब फॉर्म होता है
जब किसी सिंक होल या डोलाइन के अलांग ये होता है कि पूरी की पूरी रूफ कोलैप्स कर जाए और नीचे की जो नीचे का सबटेरेनियन ड्रेनेज पैटर्न है वो एक्सपोज हो जाए, तो उसे कास्ट विंडो बोलते हैं। मैलोट एक जोग्राफर थे, उन्होंने उवालाज को, जो इवालाज बनते हैं डोलाइन से बाद उवालाज बनते हैं, उन्हें कास्ट विंडोज़ भी कहा। उवाला देखते हैं क्या होता है। उवाला जो होते हैं ये बहुत एक्सटेंसिव डिप्रेशन होते हैं, लगभग जो कि वो 1000 मीटर तक होते हैं। ये लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा होते हैं। आपस में कई डोलाइंस जब मिलते हैं या लार्ज स्केल पर जब कहीं पर रूप कोलैप्स करती है तो वहाँ पर उवालाज बनते हैं। इनके बॉर्डर्स बहुत इरेगुलर होते हैं, स्टीप साइटेड होते हैं और फ्लैट फ्लोर होता है। और स्मॉलर उवालाज को जामाज भी कहा जाता है। जामाज जो उवालाज होते हैं, से उवालाज यहाँ देख सकते हैं, डोलाइन से उवालाज बनते हैं, इन्हें जामाज भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? जामा भी कहीं कहीं पर। फिर पोलजे आता है। पोलजे मोस्ट एक्सटेंसिव डिप्रेशन है, अभी तक नोटेड है 258 किलोमीटर स्क्वायर में। ये यूजुअली इलिप्टिकल वर्टिकल साइड वॉल्स होते हैं, फ्लैट फ्लोरियर फ्लोर्स होते हैं। ऑफन इंडिपेंडेंट ड्रेनेज सिस्टम इनका अपना खुद होता है, इंडिपेंडेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है, इंडिपेंडेंट ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हो जाता है। जैसे देख सकते हैं ये डोलाइन हो गया, दिस इज स्मॉल वन, इसे पोदोनल हो गया, छोटा सा जो होल हो गया, या फिर इन्हें बोल सकते हैं सिंक होल हो गया। और ये जो बड़ा सा है, इनके अंदर स्ट्रीम डेवलप हो जाती है, स्ट्रीम डिसअपीयर हो जाती है अंदर, इन्हें उवाला कहा जाता है। स्ट्रीम डिसअपीयर हो गई। पोलजे हो गया, ये पोलजे हो गया, जहाँ के अंदर पोलजे के अंदर ये मोस्ट एक्सटेंसिव होते हैं, इनके अंदर अपना एक ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हो जाता है। पोलजे के डेवलपमेंट में कैसे डेवलप होता है, इसकी ओरिजिन डिबेटेड है। कुछ लोग बोलते हैं कि टेक्टोनिक डिप्रेशन के जो है उसके सोल्यूशन मॉडिफिकेशन से डेवलप होता है, जैसे ग्रैबन हो गया, उन जगहों पर बनते हैं। कुछ प्रोमिनेंट थ्योरी हैं, जैसे PW स्पार्क का हो गया, इन्होंने ये थ्योरी दिया था कि ये टेक्टोनिक डिप्रेशंस होते हैं जिनमें सोल्यूशन मॉडिफिकेशन होता है तो ये बन जाते हैं। वैलीज ऑफ कास्ट रीजन कुछ वैलीज होती हैं, सिंकिंग क्रीक हो गया, ब्लाइंड वैली और कास्ट वैली, जिन्हें सोल्यूशन वैली बोलते हैं। सिंकिंग क्रीक क्या होता है? कोई मान लीजिए सरफेस पे कोई स्ट्रीम बह रही है, ये है कोई स्ट्रीम इस पर बह रही है। कभी कभी ये स्ट्रीम बहते बहते डिसअपीयर हो जाती है, तो किसी एक वैली में बहने लगती है, किसी एक वैली में। सोल्यूशन का कारण क्या होता है? किसी एक वैली में बहने लगती है। तो इस प्रकार से जो ये वैली डेवलप होती है, पॉइंट ऑफ डिसअपीयरेंस से आगे जो वैली डेवलप होती है उन्हें सिंकिंग क्रीक कहा जाता है। तो पहला हो गया सिंकिंग क्रीक, आई थिंक यहाँ कहीं बना होगा सिंकिंग क्रीक, दिस इज सिंकिंग क्रीक। अगला जो है उसे ब्लाइंड वैली बोलते हैं। एक वैली जहाँ पर होल स्ट्रीम, पूरी स्ट्रीम डिसअपीयर हो जाए इनटू शैलो होल्स, किसी शैलो होल में पूरा स्ट्रीम डिसअपीयर हो जाए, तो वैली क्या होती? एब्रप्टली एंड होती है। आफ्टर इस ये पहुँच जाते हैं इवोला फ्लोर्स पे पहुंच जाते हैं, तो उन्हें ब्लाइंड वैली बोलते हैं। कास्ट वैली या सोल्यूशन वैली होती है, ये वाइड यू शेप्ड वैली होती है, जो किसी लाइमस्टोन टोपोग्राफी डेवलप होती है। टिपिकली टेम्परेरी होती है, जैसे वाटर, क्योंकि वाटर अंडरग्राउंड जब डिस्पेयर हो जाता है तो ये फिर ड्राई हो जाती हैं। अगला जो लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं वो केव्स या केवर्न बनते हैं। लार्ज सब सरफेस वॉइड्स जब सोल्यूशन या एब्रेशन से, अंडरग्राउंड सोल्यूशन या एब्रेशन से बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कि उन्हें केव्स कहा जाता है। कोई रॉक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक रॉक है, इसके अंदर किसी भी जगह अगर यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर कारण कोई एरिया में स्लम्पिंग से या सब्सिडेंस से कोई एक वॉइड क्रिएट हो जाए तो उन्हें केव कहा जाता है। केव वैरी करते हैं साइज़ में। लार्ज केव फ्रॉम प्योर मैसिव थिकली एम्बेडेड लाइमस्टोन में पाए जाते हैं। कुछ केव्स के एग्जाम्पल हैं कार्ल्सबैड या मैमथ केव USA में, गुप्तधाम केव रोहतास प्लेट्यू में है। ये गैलरीड केव हैं। केव के फॉर्मेशन की थेरीज कुछ इंपॉर्टेंट थेरीज दिया गया केव फॉर्मेशन की। एक तो कोरोजन थेरी है, जिसके इम्पोर्टेंट जोग्राफर थे जिसको सपोर्ट किया
लैपरेंटे और मार्टेल ने, ये कोरोजन थ्योरी है। इनका ये मानना है कि जो वैडोज जोन है, मीन्स जो वाटर टेबल के अबव वाला जोन जैसा बताया, उस जोन में जब एब्रेशन होता है या सोल्यूशन होता है तो बन जाता है क्या, केव्स बन जाते हैं। एक 2 साइकिल थ्योरी है, जिसे DM डेविस ने दिया था और सपोर्ट किया गया था ब्रिट्स के द्वारा। फर्स्ट साइकिल में इनका मानना था केव का फॉर्मेशन होता है जो फेरेटिक जोन है, मीन्स जो सैचुरेटेड जोन है, फेरेटिक जोन मतलब सैचुरेटेड जोन है, उनमें बनता है। इनका ये मानना है पहले केव्स सैचुरेटेड जोन में बनते हैं जो वाटर टेबल के नीचे होते हैं। सेकंड साइकिल में क्या होता है कि एरिया जब अपलिफ्ट होता है तो केव वो इंटर कर जाता है वेडोज जोन में। इनका ये मानना है कि जो वाटर टेबल है, इनके नीचे का जो रीजन है, यहाँ पहले केव फॉर्मेशन होता है, लेकिन जैसे वाटर टेबल नीचे आता है तो ये वेडोज जोन में पहुँच जाता है, मीन्स अनसैचुरेटेड जोन में पहुँच जाता है। ये 2 साइकिल थ्योरी हो गई, जिसको डेविस और ब्रिट्ज ने प्रपोंड किया था। वाटर टेबल थ्योरी हो गई, इसको दिया था स्विनर्टन ने दिया था। इनका ये मानना था कि जो केव्स होते हैं, दे आर फाउंड बाई लेटरल फ्लो ऑफ वाटर एट द वाटर टेबल लेवल इन वैडोज जोन में। इनका मानना था कि वैडोज जोन में, इनका ये मानना था 2 साइकिल थ्योरी का कि ये फेरेटिक जोन में बनते हैं, और कोरोजन थ्योरी का ये मानना है कि ये वैडोज जोन में बनते हैं, ठीक। लेकिन इनका ये मानना कि वाटर के लेटरल फ्लो से डेवलप होते हैं। जो वाटर टेबल मानना है इनका वाटर के लेटरल फ्लो से डेवलप होता है। ये इनका मानना है कि एब्रेशन से बनता है, मीन्स केव फॉर्मेशन का जो कोरोजन थ्योरी वो एब्रेशन को मानती है और इनका लेटरल फ्लो से मानती है। अगली थ्योरी जो है वो है गार्डनर की स्टैटिक वाटर थ्योरी। इनका ये मानना है कि जो केव्स या केवर्न्स बनते हैं वो वाटर टेबल के अबव वाले वैडोज जोन में ही बनते हैं, वैडोज जोन में बनते हैं। किसके द्वारा, जब रिवर्स जो हैं वो इरोड करते लोअर डाउन हो जाती हैं, वैडोज जोन तक पहुंच जाती हैं, तो उन रीजन में ये डेवलप होता है। तो स्टैटिक वाटर थ्योरी इन्होंने दिया था। एक इन्वेजन थ्योरी मैलोट की है, इन्वेजन थ्योरी मैलोट ने दिया था। इनका ये मानना था कि जब सबटेरियन वाटर क्या होता है कि वो किसी पर्टिकुलर रीजन को इवेट करता है तो वहाँ डिजोल्यूशन और एब्रेशन क्रिएट करता है, और उससे क्या बनता है कि उससे वहाँ पर केव डेवलप हो जाता है। तो ये हो गए केव्स कैसे बनते हैं। कोरोजन थ्योरी जो है उसको लेपर्ट और मार्टेल ने दिया था। 2 साइकिल थ्योरी डेविस और बर्ड्स ने। वाटर टेबल थ्योरी स्विनर्टन ने दिया था। स्टैटिक वाटर थ्योरी गार्डनर की है, और इन्वेजन थ्योरी जो है वो मैलोट की है। तो ये हो गए केव्स और केवर्न्स, ये भी टाइप की इरोजनल लैंडफॉर्म है। इसके अलावा पोनोरन्स बनते हैं, पोनोरेज जो बनते हैं, ये एवेंस फ्रांस में कहा जाते हैं। पोनोरेज जो हैं वो फ्रांस में इन्हें एवेंस कहा जाता है। ये वर्टिकल और इंक्लाइंड पाइप लाइक पैसेज होते हैं जो एक केव से दूसरे केव को कनेक्ट करते हैं, या एक केव से दूसरे सैलो होल्स को, या एक केव से दूसरे केव को कनेक्ट करते हैं, और उसी फॉर्म्ड होते हैं। कभी कभी नेचुरल ब्रिज भी डेवलप होते हैं। नेचुरल ब्रिज क्या होते हैं कि ये हो कि ऊपर का नेचुरल ब्रिज तब डेवलप होते हैं कि ऐसा हो कि पहला कि जो ऊपर का केव रूफ है वो कोलैप्स कर जाए, एक आर्क डेवलप हो। जैसे मान लीजिए ये है पूरा रॉक हो, तो ये कुछ एरिया कोलैप्स कर जाए, ये एरिया कोलैप्स कर जाए, और कोलैप्स करके सबटेरियन फ्लो के जरिए इधर कहीं निकल जाए, तो ये केव डेवलप हो गई। उस केव में इसे बोला जाएगा नेचुरल ब्रिज। या ऐसा हो सकता है कि एक सरफेस स्ट्रीम जो है, जो अंडरग्राउंड जा रही है, वो फिर री इमर्ज हो जाए, लिविंग पार्ट ऑफ द फॉर्मर सरफेस कोर्स एज अ ब्रिज। तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कौन कौन से इरोजनल वर्क्स हैं इनके द्वारा। तो इरोजनल वर्क में हमने देखा कि पहले तो लैपिज डेवलप होता है, सिंक होल्स और एसोसिएटेड फीचर, जैसे सिंक होल हो गया, सैलो होल्स हो गया, डोलाइंस हो गए, कोलैप्सिंग, सोल्यूशन पेन, कास्ट लेक, कॉकपिट, कास्ट विंडो, वालास, पोलजे, फिर कास्ट वैलीज। 3 रीजनल वैलीज होते हैं, 3 प्रकार के वैलीज, सिंकिंग क्रीक, ब्लाइंड वैली और कास्ट वैलीज। फिर केव और केवर्न्स हो गए, उनकी 5 थ्योरीज हो गई। फिर पोर्नोज जो डेवलप होते हैं, स्पेशली वर्टिकल और इंक्लाइंड पाइप लाइक पैसेज होते हैं जो केव्स और सैलो होल्स को ज्वाइन करते हैं।
नेचुरल व्हील्स डेवलप होते हैं। तो ये सब कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म हमको देखने को मिलते हैं किसी कास्ट रीजन में। अब हम कास्ट रीजन में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात करते हैं, तो पूरे के पूरे डिपोजिशनल वर्क्स लैंडफॉर्म को कलेक्टिवली स्पीलियोथर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीलियोथर्म कहा जाता है। तो स्पीलियोथर्म्स क्या कलेक्टिव टर्म है जो ऑल टाइप का डिपॉजिट जो कैवर्न्स या केव्स में पाए जाते हैं, कॉमनली कैल्केसाइट होते हैं। ये एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं टेवर्टाइंस। तो जो बाइंडेड कैल्केरियस डिपॉजिट होते हैं उन्हें कहा जाता है टेवर्टाइन। टूफा या काल्क टूफा, ये सॉफ्टवेयर कैल्केरियस डिपॉजिट होते हैं जो केव के माउथ पे होते हैं। क्योंकि बहुत सबटेरियन ड्रेनेज डेवलप होती है, तो जब वो केव के माउथ के पास पहुंचती है तो वहाँ पर डिपॉजिट करती है जो कैल्केरियस डिपॉजिट को, उन्हें टूफा या काल्क टूफा कहा जाता है। ड्रिप स्टोन, दे आर इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स जो डेवलप होते हैं। स्पेशली जो ड्राई केव्स होती हैं, ऐसे केव्स जो ड्राई हो जाती हैं, तो वहाँ पर वाटर की ड्रिपिंग से जो लैंडफॉर्म डेवलप होता है उसे बोलते हैं ड्रिप स्टोन। आगे देखेंगे ड्रिप स्टोन। तो दीज आर ड्रिप स्टोन्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रिप स्टोन। ये ड्रिपिंग से डेवलप हुए लैंडफॉर्म्स हैं। तो ड्रिपिंग से डेवलप हुए लैंडफॉर्म को हम लोग कुछ 7 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, केव पिलर, ड्रैप्स या कर्टन डेवलप हो जाते हैं, हेलिकटाइट, हेलिगमाइट और ग्लोबलाइट। ये 7 प्रकार के लैंडफॉर्म होते हैं, नए ड्रिप स्टोन, कलेक्टिव ड्रिप स्टोन होते हैं। स्टेलेक्टाइट क्या होते हैं? इलेस्टेक्टाइट ये आइसिल शेप्ड हैंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जो जैसे कि देखिए, जैसे कि ये है, तो जितने भी इरोजनल वर्क्स होते हैं वो पूरे सेडिमेंट्री रॉक, ये मान लीजिए पूरा एक सेडिमेंट्री रॉक था, उसके ऊपर ये देखिए इरोजनल वर्क्स हुए हैं, तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें बन गई हैं। चाहे वो पिनाकल्स हो गए, क्लिफ हो गए, लैपीज हो गए, शैलो होल्स हो गए, सिंकिंग क्रीक्स हो गए। इसके बाद कास्ट विंडोज़ डेवलप हो जाती हैं। कास्ट विंडोज़ वही थी ना जो एकदम कोलैप्स होकर सबटेरेनियन सरफेस को प्राप्त कर लेती हैं, सबटेरेनियन फ्लो को प्राप्त कर लेती हैं। डोलाइन हो गया, और बड़े हो जाते हैं तो उवाला हो जाता है, जिनका अपना इंडिपेंडेंट ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है। और बड़े हो जाते हैं तो पुल जो हो जाते हैं। जब कोई सबटेरेनियन फ्लो जो अंदर जा रही है, तो केव जो डेवलप हुआ है, अब जब ये ड्राई हो जाएगी, तो जब ड्राई होती है तो ये जो ऊपर, क्योंकि ये क्या होते हैं कि वैडोज जोन में होते हैं, और कभी कभी क्या कहते हैं, क्योंकि सीजनल डिपेंड करता है। जब ये फेरेटिक जोन में होते हैं तो यहाँ पर ड्रेनेज डेवलप होता है। फेरेटिक जोन में जब होते हैं तो यहाँ अच्छी ड्रेनेज डेवलप होता है। लेकिन जब सीजन चेंज होता है तो वो वैडोज जोन में चला जाता है। जब वैडोज जोन में चला जाता है तो वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। तो ड्राई होना जब स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वाटर का सीपेज तो होता ही है। जब वाटर का सीपेज होता है तो जो ड्रिप ऊपर वाले सरफेस से, ये वाले सरफेस से, इधर वाले सरफेस से, इन सरफेसेस से वाटर की जो ड्रिपिंग होती है, उन्हीं की वाटर की ड्रिपिंग से जो केव की सीलिंग है, जो केव की छत है, उस छत में ऊपर से लेकर नीचे इस टाइप का एक कोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। मीन्स ब्रॉड, जिसका बेस ब्रॉड होता है, जबकि नीचे आने पर वो टवरिंग डाउन होता है और एक टिप पॉइंट डेवलप हो जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। और ये बताया कि दे आर फॉर्म्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ ड्रिपिंग वाटर एंड डिपोजिशन ऑफ सल्यूट्स। जब टेम्परेचर कम होता है, हम बताया कि कैसे डेवलप होते हैं, जब कि कास्ट टोपोग्राफी तभी डेवलप हो सकती हैं जब ये हो कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, ड्राई कंडीशन डेवलप हो जाए। तो इवेपोरेशन से क्या होता है कि जो सल्यूट्स रह जाते हैं वो डिपोजिट फॉर्म में डिपोजिशन हो जाता है, तो उससे लैंड फॉर्म डेवलप हो जाते हैं। तो ये होगा ऊपर से नीचे आता है। स्टैगलमाइट इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं? दे ग्रो अपवर्ड फ्रॉम द केव फ्लोर। तो ये केव फ्लोर से, ये केव फ्लोर है, इससे ऊपर उठते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रिपिंग वाटर होता है। वैसे यहाँ से वाटर ड्रिप कर रहा है, तो यहाँ ड्रिप किया, यहाँ ड्रिप किया, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर ये ऊपर उठने लगते हैं। वाटर नीचे का सीधे फ्री फॉल हो रहा है, वाटर का फ्री फॉल हो रहा है, नीचे डिपॉजिट होते होते नीचे का स्ट्रक्चर उठता है, जिसका ब्रॉड नीचे बेस होता है और ऊपर टिपिंग पॉइंट होता है। तो इन्हें स्टैगलमाइट कहते हैं। तो टाइट ऊपर से नीचे आता है, ग्लैमाइट जो होता है, GMIT जो होता है, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। जिन जगहों पर कभी क्या होता है कि नीचे से ये, ऊपर से ये आ रहा है, नीचे से ये आ रहा है, ये आपस में मिल जाते हैं और इस प्रकार के एक
स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, जैसे क्यू पिलर बोलते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, क्यू पिलर। जब स्टेलेक्टाइट और स्टेगमाइट मिल जाते हैं तो उन्हें क्यू पिलर कहा जाता है। इसके अलावा ट्रैप्स या कर्टन्स किसी जगह पर कि ऐसे कर्टन शेप में स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। ये ड्रिपिंग से ही डेवलप होते हैं, कर्टन टाइप के स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, ये उन्हें कहा जाता है ड्रैप्स या कर्टन। ये भी ड्रिप स्टोन्स होते हैं जो सीलिंग से हैंग करते हैं। हेलेक्टाइट क्या होता है, जब हेलेक्टाइट को समझना होगा तो हेलेक्टाइट जो होते हैं, जब कोई स्टेलेक्टाइट ऊपर से है उसका कोई एक सब्सिडी डेवलप हो जाता है, तो ये एक साइड वर्ड में एक स्मॉल सा छोटा सा स्टेलेक्टाइट डेवलप हो जाता है, तो इसे बोला जाता है कि ये हेली है। हेली मतलब छोटा, हेलिक्टाइट है। ये मेन स्टेलेक्टाइट है और ये हेलिक्टाइट है, स्टेलेक्टाइट एंड हेलिक्टाइट। तो ग्लोबुलाइट तो ये, और इसके जस्ट अपोजिट ये क्या है, ये है स्टेलेग्माइट। जब स्टेलेग्माइट की ही कोई एक सब्सिडी डेवलप हो जाए तो उसे बोला जाता है हेलेग्माइट, इसे बोला जाता है हेलेग्माइट। और कुछ ग्लोबुलाइट होते हैं जो ग्लोबुलर शेप के होते हैं। ग्लोबुलाइट क्या होते हैं, ये कुछ ग्लोबुलर शेप के होते हैं, जिससे कि हो सकता है इसमें दिया हो, नहीं है इसमें, कुछ ग्लोबुलाइट्स होते हैं जो ग्लोबुलर शेप के, जो हेलेक्टाइट ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें ग्लोबुलाइट कहा जाता है। तो ये हो गया, इन सातों को कलेक्टिवली ड्रिप स्टोन कहा जाता है। अगला हो गया फ्लो स्टोन्स। कुछ पैसेज में फ्लोर के डिपॉजिट पे वाटर के सीपेज से या वाटर के फ्लोइंग से, जो स्टेलेग्माइट से वाटर फ्लो या सीप करता है, ये देखिए जो स्लीप करता है, उनसे जो डेवलप होते हैं उन्हें बोला जाता है फ्लोर स्टोन। तो ये नीचे उतर रहा है, इसे देख सकते हैं, ये नीचे उतर रहा है और ये फ्लोर स्टोन्स हैं, देखिए कहा फ्लोर स्टोन्स, ठीक है, ये फ्लोर स्टोन्स हो गए। ये लाइम स्टोन कॉलम हो गया, इसे पिलर रॉक बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आने वाले को स्टेलेक्माइट माइट कहा जाता है, ठीक है। नीचे से ऊपर उठने वाले को कहा जाता है स्टेलेग्माइट, गमाइट। तो इस प्रकार से ये कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फिर से हमको बताएं तो एक तो होता है स्पीलियोथम, कलेक्टिवली सबको बोलते हैं। ट्रेवेंटाइन जो बैंडेड कैलकेरियस डिपॉजिट्स होते हैं। टूफा जो हो गया वो कैलकेरियस डिपॉजिट्स जो केव के माउथ पे पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। ड्रिप स्टोन्स हो गए, ड्रिप स्टोन जो हो गए वो ड्राई केव्स में वाटर के ड्रिपिंग से डेवलप होते हैं, इसमें ये 7 प्रकार के हैं। और फ्लो स्टोन्स हो गए। कास्ट टोपोग्राफी में अगर हम कास्ट साइकिल ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं कि इस एक साइकिल ऑफ फ्यूजन प्रोसेस भी चलता है, कि साइक्लिक प्रोसेस चलता है। इस साइक्लिक प्रोसेस को सबसे पहले FWBD और जोवन सिविक ने दिया था, और बाद में इसको डेविस ने कंसिडर करके एक स्पेशल फेज और नॉमिनल फ्लूइड सिस्टम में इसको डेवलप किया। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कास्ट साइकिल ऑफ फ्यूजन देखेंगे।